Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about finance current affairs. Okay, before starting the discussion, काफी लोगों का एक क्वेरी था कि उनको YouTube सेशंस का PDF नहीं मिल पा रहा है, so they can download our Olive Board application और आपको यहाँ पे अलग से सेक्शन बना हुआ है YouTube क्लास PDF करके, वहाँ आपको सारे ही YouTube सेशंस का PDF अवेलेबल हो जाएगा. Okay, so let's start today's discussion. The first news is related to removal of the supervisory restrictions on Kotak Mahindra Bank. आप सभी लोग जानते होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कुछ महीने पहले काफी सारे restrictions लग गए थे related to onboarding of new customers through the online and mobile banking channels, क्योंकि उनकी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज मिले थे आरबीआई को. दैट्स व्हाई ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे. नेक्स्ट इज इशूइंग द फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स. तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो अब आरबीआई ने हटा दिए हैं. फॉर दैट दे हैव मेड दिस प्रेस रिलीज रिमूवल ऑफ द सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन. सो आरबीआई के पास पावर होता है सेक्शन 35A के अंदर ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. एज ऑफ नाउ ये सारे हट चुके हैं, सीज हो चुके हैं, राइट, क्योंकि बैंक ने सब्सिक्वेंटली रेमेडियल मेजर्स ले लिए थे और एक एक्सटर्नल ऑडिट भी करवा दिया था विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. सो नाउ दे आर रिजॉल्व्ड एज ऑफ नाउ. ओके, आगे चलते हैं. क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई की बात करें तो नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडिंग द स्कोप टू स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल, राइट. स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी यहाँ पे क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का मिल रहा है. सो दिस सर्कुलर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द आरबीआई वेबसाइट. इससे कुछ टाइम पहले भी इससे रिलेटेड बात चल रही थी, राइट. हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया था रिगार्डिंग दिस. सो आरबीआई हैज बेसिकली परमिटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस वाया यूपीआई. सो अभी क्या है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, वो भी क्या है, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस फॉलो करवा सकते हैं वाया यूपीआई चैनल. इंटीग्रेशन ऑफ द क्रेडिट लाइंस. अभी पहले क्या होता था, यूपीआई जो है, यूपीआई फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस ओनली थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट, ओडी अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, राइट. तो इन तक लिमिटेड था यूपीआई का एप्लीकेशन, पर अभी प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस भी एक एडिशनल फंडिंग का सोर्स बन जाएगा लोगों के लिए, राइट. सो कस्टमर्स कैन ऑल्सो टेक प्री अप्रूव्ड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस और उससे यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं. सो पहले आपको कस्टमर का कंसेंट लेना बहुत जरूरी हो जाएगा. यहाँ पे यूजर मस्ट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट कंसेंट बिफोर यूटिलाइजिंग दीज काइंड ऑफ प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस, ताकि यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रहे और ऑथराइज्ड एक्सेस रहे, राइट. अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए. टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक ऑथराइज किया हुआ है यहाँ पे टू डिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस कि इस क्रेडिट लाइन को कैसे यूज किया जाए, क्या क्रेडिट लिमिट रहेगी, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट रेट और बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी. इंप्लीकेशन इसका क्या होगा, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी स्ट्रांग हो जाएगा. आप लोग पहले ही जानते हैं यूपीआई का इंपैक्ट. हमने पेमेंट डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के अंदर भी देखा था कि यूपीआई का क्या इंपैक्ट आ रहा है. इससे और वाइडन हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया के लिए. अगली न्यूज आ रही है. 1% क्लब सिक्योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस. सो 1% क्लब मिस्टर शरण का है, राइट. आप लोगों ने काफी बार यूट्यूब पे देखा भी होगा एडवर्टीजमेंट्स एंड वीडियोस. तो यहाँ पे 1% क्लब पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिनको सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस मिल चुका है, राइट. आप लोगों ने सुना होगा सेबी के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स को क्रैकडाउन करने की बात चल रही थी काफी एग्रेसिवली. सो सेबी हैज टेकन मल्टीपल स्टेप्स. वन ऑफ द स्टेप इज कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज रजिस्टर्ड एडवाइजर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे 1% क्लब ने सबसे पहले लाइसेंस अभी अप्रूवल मिल गया है उनको. सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आखिर होता क्या है? सो बेसिकली इट्स a professional authorized by the Securities and Exchange Board of India to provide financial advisory services to clients. If you want to provide financial advisory services, ऐसे केस में आपको सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस लेना पड़ेगा. उसके बाद ही आप ये सारी इन्फ्लुएंसर रिलेटेड चीजें कर पाएंगे जहां पे एडवाइजरी का लोन है, क्योंकि हमने देखा ये मार्केट काफी क्लटर्ड हो चुका है, राइट. हर कोई आके यहाँ पे एडवाइजरी देने लग गया है रिलेटेड टू शेयर्स एंड ऑल. सो सेबी वाज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग कि जो एडवाइजरी जा रही है वो प्रोफेशनल्स से जाए
इसका एक पूरा फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया गया है जहां पे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही ऐसी एडवाइस दे पाएंगे। नेक्स्ट इज नैपफेड सैंक्शन 2000 करोड़ लोन फॉर ब्लैकस्टोन बैक्ड डेटा सेंटर। तो यहां पे नैपफेड ने सैंक्शन कर दिया 2000 करोड़ के लोन का टू अ डेटा सेंटर विच इज बैक्ड बाय ब्लैकस्टोन। ओके, नैपफेड आप सब लोगों को पता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एक AIFI है, राइट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने अप्रूव किया है 2000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, राइट, एक कंपनी को जो जिसको बैक कर रहे हैं ब्लैकस्टोन, राइट। सो इट्स जस्ट टू क्रिएट द डेटा सेंटर। ये एक फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी बनाई है नैपफेड ने। यहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंडिकेट किया जाए इस लोन को ताकि दूसरे लेंडर्स भी पार्टिसिपेट कर पाए और इसका फाइनेंशियल एक्सपोजर जो है वो शेयर हो पाए। इंडस्ट्री कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो आप सबको पता है डेटा सेंटर्स का बहुत ही एस्केलेट हो रहा है डिमांड। रीजन बीइंग ड्यू टू आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक एक बहुत ही शिफ्ट आया था, राइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड सर्विसेज के लिए। OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हो गए और आपका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफी कंप्यूटेशनल पावर लगता है उसके अंदर, इसी वजह से ये सारा एक्सपांशन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। थोड़े दिन पहले DPI रिलीज हुआ था, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि वो राइज होके कहां तक पहुंच गया है, अभी 465.33 पे पहुंच चुका है। ये सितंबर 24 का डेटा है। इससे पहले RBI ने मार्च 24 का डेटा निकाला था, अब ये लेटेस्ट हो गया सितंबर 24 का, ये तो आपको याद रखना ही है। ओके, सो यहाँ पे एक 11% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है इन डिजिटल पेमेंट्स, राइट। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसके क्या है, एक तो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना और इसका अडॉप्शन होना। हम ये सर्कुलर के अंदर से भी डिस्कस कर रहे थे, अभी एक बार और सर्कुलर को हम देख लेते हैं। ओके, सो इस इंडेक्स का कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली ये लॉन्च हुआ था 2021 में और मार्च 2018 इसका बेस ईयर रखा था। बेस ईयर कुछ नहीं, हर इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है जिसको हम बेस लेके चलते हैं। तो मार्च 2018 को हम 100 बेस मानते हैं, वहां से हम मेजर कर रहे हैं कि हमारा डिजिटल पेमेंट्स में कितनी ग्रोथ आई है। बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। पेमेंट अनेबलर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, राइट, परफॉर्मेंस हो गया और कस्टमर सेंट्रिसिटी हो गया। सो ये प्रेस रिलीज आया था RBI का, यहां आप देख सकते हो मार्च 2018 इसका बेस ईयर होता है। ये डेटा है सितंबर 2024 का, जहां पे हम देख सकते हैं कि नया इंडेक्स है 465.33। ये आपको याद रखना है। और इसके रीजंस क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर होना और पेमेंट परफॉर्मेंस का बेटर होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज द रीजन। इसके बाद स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर प्राइमरी डीलर्स, ये न्यूज तो सबको पता होगी। मॉनेटरी पॉलिसी अलाउंस हो गई थी, राइट, 7 फरवरी को। तो वहां पे रेट कट्स किए गए थे 25 बेसिस पॉइंट का। सो अर्लियर 6.5 से 6.25 इज द न्यू रेपो रेट हियर। ओके, सो यहाँ पे रेपो रेट को चेंज किया गया था, जो कि आती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, जिसको हम LAF बोलते हैं। उसके अंदर रेपो रेट को यहाँ पे चेंज करके 25 बेसिस पॉइंट से 6.25% कर दिया है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। सो एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक प्रेस रिलीज निकाला था RBI ने 7 फरवरी को। उसके अंदर 3 पैरामीटर्स पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया था, फाइनेंशियल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी एंड पेमेंट सिस्टम। ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी और पेमेंट सिस्टम, राइट। सबसे पहले यहां पे बात करी गई थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड करने की, राइट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंक्लूड कर दिया जाए। वी नीड टू अलाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एनेबल फर्दर मार्केट डेवलपमेंट, तभी फर्दर मार्केट डेवलपमेंट होगा। Now these forward contract will enable long-term investors such as the insurance funds to manage their interest rate risk across the interest rate cycle। इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी इंश्योरेंस फंड्स को, जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को यहाँ पे मैनेज करना चाह रहे हैं। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। आप लोगों को बता दूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम काउंटर पे बैठ के करते हैं। लेट सपोज हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आने वाले टाइम में
मैं गोल्ड को आपसे बाय कर लूंगा एक्स अमाउंट पे, सो दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सचेंज ट्रेडेड बिल्कुल भी नहीं होता है, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, ये तो प्योरली ओवर द काउंटर होता है। ओके, इसको इंक्लूड कर दिया गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, G6 में। एक्सेस ऑफ सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर NDS OM। सो यहां पे क्या हुआ, बेसिकली NDS OM इज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट, ऑर्डर मैचिंग के लिए। इट्स नेगोशिएटेड डील सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NDS OM बोलते हैं। इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो भी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो इन सेकेंडरी मार्केट, सो NDS OM इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एट प्रेजेंट ये अवेलेबल था रेगुलेटेड एंटिटीज को एंड क्लाइंट्स को ऑफ बैंक एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। तो ये तीन ही लोगों को अभी एज ऑफ नाउ परमिटेड था यूज इसका एक्सेस बढ़ा दिया गया है, वाइडन कर दिया गया है। Non-bank brokers registered with SEBI can now also directly access NDS OM platform subject to the rules and regulations by RBI। तो यहाँ पे अब नॉन बैंक ब्रोकर्स जो रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर, वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी, सो एनहांसिंग ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू बैंक.in एंड fin.in डोमेन्स। आरबीआई ने यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप और अमेजिंग स्टेप लिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंक.in fin.in डोमेन्स को लॉन्च किया जाने वाला है, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूसिंग द बैंक.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन फॉर इंडियन बैंक। तो बैंक.in किसके लिए हो जाएगी, इंडियन बैंक्स के लिए हो जाएगी। ये एक एक्सक्लूसिव डोमेन बन जाएगा। अब जो भी इंडियन बैंक्स है उनको यहाँ पे बैंक.in डोमेन का यूज करना पड़ेगा, उससे क्लियरली पता चलता है कि ये बैंकिंग डोमेन के अंदर आता है। नाउ दिस एम इज टू रिड्यूस द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मैलिशियस एक्टिविटीज लाइक फिशिंग। अभी क्या होता था ना, फिशिंग एक्टिविटीज होती थी। इसका मतलब होता है, एक मान लो HDFC बैंक है, हैकर ने सेम टू सेम वेबसाइट बना ली HDFC बैंक की जहां पे पूरा इंटरफेस बिल्कुल सेम है, राइट, डोमेन नेम भी बहुत मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दी है बैंक.in और fin.in। यहाँ पे एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार कौन है आपको पता होना चाहिए, तो IDRBT है जिनका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT। ओके, ये एक एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार एक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दीज डोमेन्स। ओके, और एक एक्सक्लूसिव डोमेन fin.in भी बनाई जाएगी फॉर अदर नॉन बैंकिंग एक्टिविटी। तो जितनी भी नॉन बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, उनके लिए fin.in बनाई जाएगी और इंडियन बैंक्स के लिए बैंक.in बनाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। नेक्स्ट इज पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, सो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास था, बट दैट वाज मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ओनली। ये एक एनहांस्ड सेफ्टी मेजर था ट्रांजैक्शन के लिए, था तो सही हमारे पास, पर दैट वाज ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। ओके, इसको एनहांस कर दिया गया है फॉर इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एज वेल। तो अब अगर आप कार्ड्स यूज कर रहे हो इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सो AFA यहां पे भी एप्लीकेबल किया जाएगा। दिस विल बी अ काइंड ऑफ प्रूविंग लाइक अ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो एक एडिशनल लेयर बन जाएगी सिक्योरिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज सेबी फैसिलिटेट्स सेफर पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। यहां पे सेबी ने अलाउ कर दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी, ताकि वो भी एल्गो ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। आप जानते हो AI का पेनिट्रेशन रिकॉर्ड हाई लेवल पे है इन इंडिया, क्या बोलूं मैं, इससे पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया। ऐसे में देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स को भी यहां पे सेफर पार्टिसिपेशन का चांस मिल चुका है, राइट। सो 1 अगस्त 2025 से ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो जाएगा। दिस आउटलाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, एल्गो प्रोवाइडर्स एंड वेंडर्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। इन सभी के लिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जो
इफेक्टिवली 1 अगस्त 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ताकि रिटेल इन्वेस्टर भी एक्सेस कर पाए एल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटीज को, और उसके लिए सेफगार्ड्स भी ऑलरेडी हो। ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा, स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज से यहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर एल्गो ट्रेडिंग, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, ऑल एल्गो ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टैग्ड विद अ यूनिक आइडेंटिफायर, तो जितने भी एल्गो ऑर्डर्स जाएंगे उनको अलग से टैग किया जाएगा एक यूनिक आइडेंटिफायर से, ताकि पता चले कि अच्छा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग। मॉडिफिकेशन अप्रूवल, सो ब्रोकर मस्ट सीक अप्रूवल फ्रॉम द एक्सचेंज फॉर एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और चेंज टू द अप्रूव्ड एल्गोरिथम्स। अगर ब्रोकर ने कोई भी एल्गोरिथम के अंदर कोई चेंज किया है, इन दैट मैनर उनको मॉडिफिकेशन का अप्रूवल वापस से लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके। ओके, ग्रीवियंस हैंडलिंग और ब्रोकर की सोलली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेस आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग एंड मॉनिटरिंग दी एपीआईज टू प्रिवेंट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। ओके, ये सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहेगी। और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग 2012 के अंदर निकाला था, परमिट किया था, राइट, जिससे मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था, राइट। आपको पता है एआई के थ्रू बहुत सारे एल्गो ट्रेड्स लगाए जा सकते हैं बहुत ही मिली सेकेंड्स की स्पीड पे, तो बेनिफिट सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिल रहा था। उसी को एनहांस करने के लिए यहाँ पे रिटेलर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है अब। नेक्स्ट न्यूज इज आईडीएफसी बैंक्स लॉन्चेस स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ आईडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक काफी स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विस निकाली है। ओके, सो उनकी यूनिक नीड्स को देखते हुए काफी सारे चेंजेस किए गए हैं इन फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड नॉर्म्स, राइट, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एक तो मोबाइल बैंकिंग ऐप को एनहांस किया है फॉर द पर्पस ऑफ सीनियर सिटीजन, उनके लिए स्पेसिफिक फीचर्स डाले गए हैं एप्लीकेशन के अंदर। फिक्स डिपॉजिट ऑब्वियसली 0.5% एक्सेस तो मिलता ही है। नो पेनल्टीज ऑन प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, तो अगर अब एक सीनियर सिटीजन प्री मेच्योर करवाते हैं अपना डिपॉजिट तो वहां पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। साथ ही में उनको साइबर इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख तक का, कंसिडरिंग दी राइजिंग केसेस ऑफ साइबर फ्रॉड्स इन इंटरनेट बैंकिंग। और उनको काफी सारे हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी मिले हैं, जैसे कि अगर वो नेटवर्क फार्मा कंपनी से ऑर्डर करते हैं तो उनको फार्मा पे 15% का डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा, राइट, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर बेनिफिट्स एज वेल। So this will be an amazing step. This will be a very much required step for senior citizens, that too facilitated by IDFC Bank. Bajaj General Insurance launches Horizon Care, right? So Horizon होना चाहिए था, यहाँ पे HER किया गया, मतलब समझ में आ रहा है ये women centric एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे, राइट, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। तो यहाँ पे बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फर्स्ट इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है फॉर द विमेन। तो यहाँ पे उनके लिए प्रायोरिटाइज किया गया हेल्थ बेनिफिट्स को लेके, क्रिटिकल इलनेस को लेके, राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, वेलनेस इनिशिएटिव को लेके, राइट। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है इन इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज GIC-RE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पहले GIC हुआ करती थी, फिर ये GIC-RE हो गई। यहाँ पे RE का क्या मतलब होता है? री इंश्योरेंस कंपनी होता है। सो दिस इज नाउ अ री इंश्योरेंस कंपनी, राइट। ये इंडिया की री इंश्योरेंस कंपनी है, वो एस्टेब्लिश कर रही है होली ओन्ड सब्सिडरी इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के अंदर ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल इनका प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट GIC-RE विल सीक अप्रूवल फ्रॉम IRDAI। आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है? IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली GIC-RE को भी इनसे यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा फॉर दिस टास्क। इसकी कैपिटल क्या रहेगी? तो नॉमिनल कैपिटल यहाँ 1 पाउंड पे फिक्स हुई है, ये फेस वैल्यू रहेगी। और आप जानते हैं GIC-RE की ऑलरेडी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, साउथ अफ्रीका में, लंदन में, मॉस्को में, राइट। सो GIC-RE का काम क्या है? री इंश्योरेंस करना। बेसिकली री इंश्योरेंस होता क्या है? लेट सपोज यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं, उन्होंने बहुत सारा
प्रीमियम लेके इंश्योरेंस कर दिया, तो अब इनको रिस्क लगने लग गई। यहां पे यूआईसी को रिस्क लगने लग गई कि यार बहुत सारा इंश्योरेंस कर लिया। ऐसे केस में वो किसी और पार्टी को क्या कर सकते हैं, री इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जाके किसी और पार्टी से अपना रिस्क को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली इट्स जस्ट शेयरिंग द बिजनेस एज वेल एज द रिस्क एमिनेटिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला आता है एंजल वन म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूसेस 2 स्कीम्स ट्रैकिंग निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर पहली बार यहां पे एंजल वन म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम्स निकाली है। वन इज ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और सेकंड वन इज इंडेक्स फंड। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को ETF में और इंडेक्स फंड का डिफरेंस नहीं पता होता है उनके लिए फटाफट से बता देता हूं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, ये एक्चुअली एक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं। बट इंडेक्स फंड तो एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, उसकी तो NAV निकलती है, राइट। इंडेक्स फंड की तो हमेशा NAV निकलती है, नेट एसेट वैल्यू, और NAV कब निकलती है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे के हिसाब से निकलती है। जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक आपकी NAV निकलेगी ही नहीं। कहने का मतलब मैं सुबह 10 बजे अगर कोई चीज खरीदता हूं, इंडेक्स फंड खरीदता हूं, तो मैं उसको पहली बात तो 2 बजे 3 बजे नहीं बेच सकता, राइट, क्योंकि उसकी NAV तो अभी क्लोज होगी तब निकलेगी ना। जो 10 बजे खरीदा है उसकी NAV कब निकलेगी, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तब निकलेगी। तो मैं इसको ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं कर सकता, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं कर सकता। हाउएवर ETF को मैं 10 बजे खरीद के 2 बजे बेच सकता हूं, मतलब इंट्राडे के हिसाब से भी बेच सकता हूं। ओके, सो ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो एंजल वन ने, जो पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, उन्होंने निफ्टी टोटल मार्केट के ऊपर ये 2 निकाले हैं। बेसिकली टोटल मार्केट कुछ नहीं, टोटल मार्केट इंडेक्स एक इंडेक्स है, जैसे आपका निफ्टी 50 होता है, जैसे आपका सेंसेक्स होता है। पास्ट में देखा गया है कि परफॉर्मेंस निफ्टी टोटल मार्केट की बेटर रही है एज कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 इंडाइसेस। इसके अंदर 750 स्टॉक्स आते हैं। ओके, इसके अंदर 750 स्टॉक्स आते हैं। NFO इसका ओपन हो रहा है फरवरी के अंदर से, 25 फरवरी में। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है और मल्टीपल्स में भी हो सकता है, SIP में भी हो सकता है, एंड देयर इज नो एग्जिट लोड इन बोथ द स्कीम्स हियर। अगली और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, SEBI has launched the Mitra platform to assist the investors in tracing inactive mutual fund portfolios। काफी सारे इन्वेस्टर्स के inactive म्यूचुअल फंड फोलियोज बने हुए थे जो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो SEBI ने इसके लिए स्पेसिफिकली एक मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो पुराने फोलियोज बने हुए हैं जिनको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, उनकी ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाएगी। सो SEBI विल क्रिएट अ सर्चेबल डेटाबेस हियर जिसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हो। सो डेवलप बाय द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, RTA इसको बना रहे हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस एनेबलिंग द इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई ओवरलुक्ड और फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। काफी सारे इंडिया में इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके भूल गए हैं म्यूचुअल फंड्स में छोटे छोटे अमाउंट का, उसको ट्रेस करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। KYC कंप्लायंस एनकरेजमेंट, ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है कि आप अपनी KYC को अपडेट करो, राइट, देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नॉन KYC कंप्लेंट फोलियोज। प्लस यहाँ पे फ्रॉड प्रिवेंशन के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट फाइनेंस करंट अफेयर इज इंडिया इंट्रोड्यूसेस न्यू इनकम टैक्स बिल टू सिंप्लीफाई टैक्सेशन फ्रेमवर्क। आप सभी को पता है नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है, आपका इनकम टैक्स एक्ट पूरा रिवाइज होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे की हाइलाइट्स क्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन डेट ये आपकी 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे एफर्ट किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं कि चीजें सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई किया गया है, जैसे GST में भी डिस्कस हुआ था सिंप्लीफिकेशन पे, राइट। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर आ गए थे एंड ऑल, तो देखते हैं अभी कितना सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, राइट, सेक्शंस में, चैप्टर्स में, क्लॉजेस के अंदर। टर्मिनोलॉजी के यूज के ऊपर ये मुझे सबसे बढ़िया लगा अभी तक इसका, राइट। तो लोगों को प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं समझ में आता है, प्रीवियस ईयर सुनते ही उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, मान लो अगर आपका 23-24 प्रीवियस ईयर था तो उसका टैक्स कब भरना पड़ता होता है, आपको असेसमेंट ईयर में भरना होता है। तो असेसमेंट ईयर जस्ट नेक्स्ट ईयर होता है।
बेसिकली जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका टैक्स आपको कब भरना है, असेसमेंट ईयर में भरना है। अब प्रीवियस ईयर सुन के इतना अच्छा नहीं लगता तो उसको चेंज करके क्या कर दिया है, टैक्स ईयर नाम कर रहा है। सो द बिल सीक्स टू रिप्लेस द टर्म प्रीवियस ईयर विथ टैक्स ईयर। इससे क्या होगा, एक तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ ये चीज अलाइन हो जाएगी, प्लस ये मुझे पर्सनली भी बहुत सही लग रहा है कि इसकी टर्मिनोलॉजी टैक्स ईयर ही होनी चाहिए थी ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। क्यों समझाना पड़े, जब टर्मिनोलॉजी इतनी सिंपल हो तो समझाने की नीड ही क्यों हो कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। टैक्स ईयर तो सबको समझ में आता है, जिस ईयर में इनकम कमाई उसी ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सॉरी, जिस ईयर में आपने इनकम कमाई उसी पे टैक्स लगेगा, तो उसको टैक्स ईयर बोल दो कि हम किस ईयर को टैक्स कर रहे हैं। और टैक्स कब करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में करना पड़ता है। अरे साल खत्म तो होने दो। काफी लोग पूछते हैं कि सर उसी साल में क्यों नहीं टैक्स कर दिया, उसके भी तरीके हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस हैं, सब कुछ बना हुआ है। पर साल खत्म नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कितनी इनकम हुई, कितना टैक्स भरना हुआ, राइट। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर, जिसको अब हम टैक्स ईयर बोलेंगे, उसका टैक्स कब भरना पड़ता है, आपको असेसमेंट ईयर के अंदर भरना पड़ता है। टैक्स रेट और स्लैब्स के अंदर भी चेंजेस हैं और एनहांस्ड क्लैरिटी यहां पे आई है, ऐसा बिल के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज आरबीआई अप्रूव्स लिस्टिंग प्लान फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू एनहांस फंड रेजिंग। तो यहां पे आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है अप्रूवल टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसीज, टू लिस्ट देयर इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो अब एआरसी भी क्या कर पाएंगी, अपना लिस्टिंग करवा पाएंगी इक्विटी मार्केट्स के अंदर। ओके, सो यहां पे इक्विटी कैपिटल का भी यहां पे इनफ्लो क्रिएट हो जाएगा अब से एआरसी के अंदर, राइट। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस की बात करें तो यहां पे रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी डाले गए हैं। आरबीआई एम्फसाइजेस दैट एनी सब्सटैंशियल चेंज इन मैनेजमेंट defined in the shareholding of 10% or more requires prior approval as per the regulatory norms. Okay, तो यहां पे अब ARC कंपनीज को इजी होगा कैपिटल रेज करना। ओके, नेक्स्ट इज SIDBI and AFD collaborate to enhance the green financing for MSME। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन फाइनेंसिंग। ये काफ़ी बार अभी न्यूज़ में भी आ चुका है और आई पर्सनली फील कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो हाई चांसेस कि इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल भी सकता है। ओके, सो यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एंटर किया है इनटू $100 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट विथ AFD, अ फ्रेंच डेवलपमेंटल एजेंसी, to boost the green finance solution for India's MSME। तो MSME के अंदर ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन को बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। ओके, सो ये स्ट्रेटेजिकली भी अलाइंड है, इंडिया का कमिटमेंट है टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, राइट। तो ये स्ट्रैटेजिकली भी यहां पे अलाइंड हो रहा है। ओके, काफी लोगों को नहीं पता है ग्रीन फाइनेंस होता क्या है, तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस ही कर लेते हैं अबाउट ग्रीन फाइनेंस। सो ग्रीन फाइनेंस इज बेसिकली refers to a financial investment that supports environmental sustainability, climate resilience, eco-friendly projects. Okay, so ये क्या करता है, इनकम्पास करता है फंडिंग को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा रेस करो जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया हो, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया हो, उन चीजों पे ये फोकस करता है, राइट। गोल क्या होता है, अलाइन करना फाइनेंशियल फ्लोज को विथ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव। आप सभी लोगों को पता है सेबी ने रिसेंटली ESG को बहुत प्रमोट किया था, BRSR रिपोर्टिंग भी लेके आए थे, राइट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो ESG के ऊपर पूरी बनी हुई है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के ऊपर। काफी लिस्टेड कंपनीज को एक कंपलसरी भी है, राइट। सो ये सारी चीजें अभी काफी प्रेवलेंट है, तो बेटर है हम एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रीन फाइनेंस, ताकि उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ग्रीन फाइनेंस होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली आई फील दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एज वेल, कंसिडरिंग द rising importance of this topic. Okay, so green finance has emerged as a crucial tool
in addressing the climate changes and promoting sustainability development. You need to discuss the concept of green finance, उसके components, क्या रोल प्ले किया है, और we need to highlight the challenges as well जो ग्रीन फाइनेंस के अंदर अभी आ रहे हैं, और कैसे उसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है इन द इंडियन कंटेक्स्ट. ओके, ये सारी चीजें हमको इसके अंदर डिस्कस करनी है. सो बेसिकली ग्रीन फाइनेंस चालू करने के लिए, ग्रीन फाइनेंस क्या होता है अगर, इट रेफर्स टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो कि क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को. राइट, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को, जिससे क्या हो, रिड्यूस हो जाए कार्बन एमिशन हो गया. ओके, प्रमोट इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट हो गया. नाउ दिस इन्वॉल्व्स फंडिंग इनिशिएटिव्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी. तो इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, इसके इनिशिएटिव्स क्या हो गए, एक तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, राइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया. राइट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई. फिर क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू वर्ल्ड इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड. आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंजेस बहुत ही इशू कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओवर वर्ल्ड वाइड ओनली. राइट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. इंटरनेशनली यहां पे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं. वी कैन रेफर अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट. We can also mention about United Nation Sustainable Development Goals. ये बहुत ही important है, इसको जरूर पढ़ना. United Nation Sustainable Development Goals. So these initiatives, these international agreements again raises the need for strengthening green finance in strengthening the sustainable development. Right. So key components क्या हो सकते हैं green finance के? What can be some of the key components of green finance? So सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में देख सकते हैं. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं यार, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट. तो ग्रीन बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेज फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट हैव इन्वायरमेंटल बेनिफिट. ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाना जिनका इन्वायरमेंट इंपैक्ट बहुत बढ़िया रहने वाला है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, राइट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऐसी चीजें. उसके बाद सस्टेनेबल बैंकिंग इज अनदर कंपोनेंट. Now what is sustainable banking? Banks and financial institutions are also integrating the ESG. ESG का मतलब क्या होता है, environment, social governance, right, criteria in their lending and investment decision. बैंक लेंड करते टाइम, इन्वेस्टमेंट करते टाइम सोचता है कि क्या यह प्रोजेक्ट ESG वायबल भी होगा कि नहीं होगा, राइट. फिर आता है क्लाइमेट रिस्क फाइनेंसिंग. क्लाइमेट रिस्क फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस एंड रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं अराउंड बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, राइट. कार्बन मार्केट्स, सो यहां पे आप कार्बन एमिशंस पे भी फोकस कर सकते हो. ओके, फिर उसके बाद ESG इन्वेस्टमेंट्स और BRSR रिपोर्ट पे भी आप यहां पे फोकस कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट रोल के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो रोल ऑफ ग्रीन फाइनेंस एंड अचीविंग द क्लाइमेट गोल्स. क्या रोल है ग्रीन फाइनेंसिंग का जिससे क्लाइमेट गोल्स अचीव हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज एनकरेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी यहां पे एक बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा. रिसोर्स एफिशिएंसी हो गया, प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, राइट. अच्छा, इससे सपोर्ट मिलता है इंडिया के
नेट जीरो टारगेट को भी। व्हाट इज नेट जीरो टारगेट, एनी आइडिया? सो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ओके, तो इनडायरेक्टली यहां पे सीधा इसको भी सपोर्ट करता है, एंड देन ऑब्वियसली बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी। इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ग्रीन फाइनेंस के अंदर, सो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक चैलेंज है। हर कंट्री का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ग्रीन प्रोजेक्ट का डेफिनेशन ही अलग होता है। सो कोई स्टैंडर्डाइज्ड यहां पे डेफिनेशन नहीं है अभी तक, लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसीज। नेक्स्ट इज हाई इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इसका ज्यादा है। लिमिटेड इन्वेस्टर अवेयरनेस। इन्वेस्टर की अवेयरनेस यहां पे कम है, अभी तक लोगों को नहीं पता ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, राइट। उसके बाद रेगुलेटरी गैप्स भी यहां पे हैं। अभी रेगुलेशंस इसके अराउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है। इंडिया का ग्रीन फाइनेंस सेक्टर नीड स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज, टैक्स इंसेंटिव्स, राइट। नहीं तो ऐसे ही कुछ भी चीज प्रमोट नहीं होती, राइट। उसके अंदर कोई रिटर्न तो होना चाहिए, टैक्स इंसेंटिव्स मिलने चाहिए लोगों को, तभी जाके वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एक्सेलरेट होगा इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज अ रेगुलेटरी गैप एज वेल। देन इफ वी टॉक अबाउट स्टेप्स टू एनहांस ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया, डेवलप क्लियरर ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशन। सो क्लियर ग्रीन फाइनेंस के ऊपर क्या आने चाहिए, रेगुलेशंस आने चाहिए, एकदम क्लियर रेगुलेशन आने चाहिए, उसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए। सो बेसिकली अभी ग्रीन बॉन्ड्स का मार्केट भी ग्रोइंग है, सो यहां पे इंसेंटिवाइज करना उसको बहुत जरूरी है। इंसेंटिवाइज द ग्रीन बॉन्ड मार्केट। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और इंक्रीज इन्वेस्टर अवेयरनेस, ये सारी चीजें यहां पे क्रूशियल रहेंगी फॉर enhancing the green finance market. And in the last you can conclude like green finance is a powerful tool, right, in addressing the climate change, supporting economic growth, ensuring environment sustainability as well. By channelizing the capital towards green projects, आपको channelize करना पड़ेगा green projects की तरफ में, right, countries can transition to a low carbon economy, thereby achieving the long term sustainability goals as well. In India, green finance is still evolving. जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूके, यूएस, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ग्रीन फाइनेंस का, राइट। लोग समझते हैं ग्रीन फाइनेंस को, यहाँ पे अभी भी स्टिल इन्वॉल्विंग, बट वी नीड स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस अराउंड इट, राइट। वी नीड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वी नीड इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन जो टैक्स कट से आएंगे, राइट। So it can play a transformative role in building the India's sustainable future. In this manner, you can conclude this answer as well, right? But do prepare well for this answer. This will be definitely going to be very, very important for your examination. Okay guys, so thank you so much for watching this video और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।